प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज लेकर के आए हैं एनटीपीसी की जो सीरीज चला रहे हैं लगातार, और ये पार्ट नंबर इसका 157 है। और इससे पहले 156 पार्ट्स जो कि बहुत होते हैं, ये हमने करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आप देख लेना, मिल जाएगी एनटीपीसी पिछला पेपर के नाम से। वहां से आप सारे पार्ट्स देख सकते हो, और सारे ही पार्ट हमने सीरियल वाइज लगा दिए हैं, वहां से आप देख लेना। दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको हम अपडेट करके बताएंगे। अगर करंट अफेयर है 2024 और 25 के हिसाब से बताएंगे, ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ समझेंगे, और चित्रों के माध्यम से भी हम देखेंगे अगर कोई क्वेश्चन चित्र वाला है तो। दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पे अभी तक नए हैं तो आपसे विनम्र विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जैसा कि दोस्तों मैंने पिछले पार्ट में बताया था आपको कि अगला पार्ट हम ये सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देख लो आप, 4 फरवरी 2021 का जो पेपर था 10:30 से 12 के बीच में पूछा गया था, इसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है 30 नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो ये दोस्तों 2020 का आंकड़ा है। अब हमें प्रेजेंट टाइम का देखना है, यानी कि 2025 की अगर हम बात करें तो टोटल यहाँ पर पहले तो सही था 190, आंसर आप देख लो 190 इसका सही था, लेकिन अब आपको 191 सही करना है। ऑप्शन में नहीं दिया, लेकिन अब कई बार क्या आएगा 2025 में कुल हो गए हैं 191 देश, और अंतिम यानी कि 191वां जो जुड़ा हुआ है, लिंक्टेस्टीन जुड़ा है, एक जो देश है। और कब जुड़ा? 21 अक्टूबर और 2024 को ये जोड़ा गया था। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, टोटल आप याद रखना 191 देश है। अब देखो आईएमएफ आया है, तो आईएमएफ की बात करते हैं दोस्तों। तो आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। दोस्तों, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। ठीक है, याद रखना। एक सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, उसमें इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। अब इसका अगर सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना भूल गया था, इसका देखो, अगर पूछ लिया जाए कि मुख्यालय कहाँ है, यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है वाशिंगटन डीसी में, जो कि अमेरिका में पड़ता है। लिख लो आप इसको, अगर नहीं लिखा है तो यहाँ कहीं पर भी लिख लो, आप अपनी कॉपी में लिख लो, मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, एमपीईजी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ये देखो, एम से होता है दोस्तों मूविंग, पी से पिक्चर, ई एक्सपर्ट, जी ग्रुप, यानी कि मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था। तो देखो दोस्तों, जो केंद्र पे रखकर बनाई गई थी योजना प्रथम पंचवर्षीय, उसमें कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास किया जाना जरूरी समझा गया था। तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर है। ठीक है। और मैंने आपको बताया था पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो अगर आप लगातार सारे पार्ट्स देख रहे हैं तो आपको पता होगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार बताइए कि कब से कब तक थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। देखो, इस पर क्या था कि कृषि पर ध्यान और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वो सारी चीजें आती हैं जो खेती किसानी से जुड़ी होती हैं, चाहे वो कोई जानवर पालन हो या मुर्गी पालन हो, तो ये भी किसके अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। और खेती किसानी जो है वो भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है। जैसे मछली पालन, ये भी किसमें आता है, प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है। ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, द्वितीय क्षेत्र में वो चीजें आती हैं जिनको हम फैक्ट्री या कारखानों में भेज देते हैं, और जहां से क्या होता है वो सामान तैयार होता है, या कारखाने वगैरह जो आते हैं वो द्वितीय क्षेत्र में। वहीं तृतीयक जो क्षेत्र होता है दोस्तों, ये सेवा क्षेत्र कहलाता है। सेवा क्षेत्र का मतलब जैसे बैंक हो गया, आपकी सेवा कर रहा है, या कोई होटल है आपकी सेवा कर रहा है, तो वो तृतीय क्षेत्र में आता है। और सबसे ज्यादा जो राजस्व होता है हमारे देश में, या कह सकते हो सरकार के पास जो सबसे ज्यादा पैसा आता है, वो सेवा क्षेत्र से ही आता है। ठीक है। जबकि प्राथमिक क्षेत्र ना हो तो कुछ भी नहीं होगा, ये सारे के सारे धराशायी हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन है, ईरान का प्राचीन नाम क्या था। तो ईरान का पुराना नाम दोस्तों था फारस। आपने नाम सुना होगा फारस की खाड़ी, तो यहाँ ये फारस पुराना नाम था। वहीं मेसोपोटामिया, इसका भी नाम आपने सुना होगा। और ये क्या है, वर्तमान समय में इसका नाम है इराक। तो इराक भी आप जानते होंगे, तो इसी का पुराना नाम है मेसोपोटामिया। और यहीं पर देखो एक गाउल है। गाउल क्या है दोस्तों, कि एक द्वीप समूह कह सकते हो, जो फ्रांस के आसपास ये मौजूद था। ठीक है, कई सारे द्वीप थे इसके अलग अलग, तो गाउल में कहते थे। वहीं सीलोन, अब देखो सीलोन से मिलता जुलता क्या है, लंका। अभी तो आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन सीलोन को अगर मैं जैसे ही श्रीलंका कहूंगा तो आप समझ जाओगे। तो श्रीलंका का पुराना नाम है सीलोन। पहले सीलोन का नाम लंका रखा गया था 1972 में।
ठीक है, लेकिन 6 साल बाद यानी कि 1978 में श्री वर्ड जोड़ दिया गया, यानी कि लंका का नाम हो गया क्या, श्रीलंका। लेकिन कब हुआ, 1978 में। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 5 से 14 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं यानी कि नेचुरल नंबर्स के घनों का योग बताना है, यानी कि क्यूब बताना है, उसका योग क्या होगा टोटल। तो देखो 5 से 14 बोल दिया है, तो 5 से 14 का मतलब है कि हमारे पास 1 से लेकर के अगर हम 14 तक की निकालें सारी संख्या, जैसे मान लो मैं इसको और थोड़ा सा इस कर देता हूं, जैसे 1 होगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ऐसे प्लस करते करते हम कहां तक आएंगे, 14 का क्यूब। लेकिन हमें चाहिए क्या, 5 से 14। तो एक काम करते हैं, 1 से 4 तक की हम संख्याएं जो हैं वो हटा देंगे 1 से 14 तक की निकाल करके। नहीं समझ में आया। इसका मतलब 1 से 14 तक के घनों का योग हम जोड़ लें, इसके बाद 1 से 4 तक हटा देंगे, क्योंकि हमें 5 से काउंट करना है, तो 4 तक के इतने सारे हटा देंगे, 5 से बच जाएंगे। इसके लिए फार्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लगा दीजिए आप, आ जाएगा। n का मतलब है जितने भी नंबर हैं टोटल वो लिखने हैं, ठीक है। ये फार्मूला लिख दिया। अब n1 n1 इसको n1 n2 कर लो, बात यही है। अब देखो 1 से 14 तक में कितनी संख्याएं होंगी, टोटल 14। तो n की जगह पे आप रखोगे 14, 14 गुणे में, और n+1 यानी कि 14 + 1 15, तो 15/2 माइनस कर दो। अब यहां पर जो हमने लिखा है दोस्तों वो 1 से 4 तक के लिखेंगे, क्योंकि हमें 5 से काउंट करना है, तो 1 से 4 वाले हटा देंगे। तो 1 से 4 तक में आप बताओ, 1 2 3 4 ऐसे, तो कितने नंबर आएंगे, 4। तो n की जगह पे आ जाएगा 4, और 4 + 1 5, तो 5/2। ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, इसको सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा कितना, ये माफ कीजिएगा, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, इसको मत भूलिएगा। यहाँ पर भी स्क्वायर कर लो आप, क्योंकि ये गलती हो जाएगी फिर। अब देखो 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, और 15 सत्ते 105, तो 105 का होल स्क्वायर माइनस 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 आएगा, 2 पंचे 10, 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 105 करोगे, और 105 का होल स्क्वायर अगर लिखोगे तो कितना होता है, 11, ये कह सकते हो 11,025, माइनस का 10 का 100 हो जाएगा। इसको आप घटा लो, तो देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, मैं ऊपर नीचे कर देता हूँ, चलो अच्छा इसी पे लिख देता हूँ यहाँ पर। तो देखो 11,025 था, अब हमें 100 हटाना, 100 मतलब ये वाला हटाना पड़ेगा ना, तो 100 हटा दो आप ऐसे। तो 5 में 0 5, और 2 में से 0 तो 2 ही रहेगा, और 10 में से 1 गया तो 9 आएगा, यहाँ 0 बचा होगा ये, यानी कि 109.25 आ जाएगा। तो कहाँ लिखा है 109.25, ऑप्शन नंबर दूसरे में देखो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें, यानी कि इनमें से अलग कौन सा विकल्प है, जैसे आयत, त्रिभुज, वर्ग, समांतर, चतुर्भुज है। तो अगर ध्यान से आप देखोगे कि जैसे आयत कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है, वर्ग भी कुछ इस प्रकार का होगा, समांतर चतुर्भुज भी कुछ इसी प्रकार का होगा, कुछ ऐसे मान लो कैसे बना होगा। लेकिन जो त्रिभुज होगा दोस्तों उसमें ये होगा, यानी कि सब में तो चार चार भुजाएं हैं, सब में चार चार, लेकिन इसमें त्रिभुज में कितनी भुजाएं, तीन भुजाएं हैं, यानी कि बाकी में चार हैं और इसमें तीन भुजाएं हैं। तो अलग क्या हुआ, हमारा त्रिभुज अलग हुआ। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं, तो ये आप याद कर लीजिए। अगर 2010 एक्सेल है तो उसमें से 16,384 कॉलम होंगे टोटल। तो ऑप्शन दूसरा कंप्यूटर का क्वेश्चन है, और कंप्यूटर के 2 से 3 क्वेश्चन कई बार, और कई बार 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ये तो फिक्स है कि कंप्यूटर से क्वेश्चन आने ही आने हैं, और 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। एक क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल पूछ लेता है, जैसे मान लो कोई देगा एमबी में जीबी में कितना होता है ऐसे करके, या एक पूछ लेगा फुल फॉर्म बताने वाला, ठीक है। जैसे मैंने आपसे पूछा था एक बार रोम का मतलब शायद, तो आप लोगों ने जवाब भी दिया था और कई लोगों ने बहुत सही भी दिया था। तो आप लोग बताओ जरा कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीयू जानते होंगे ना, सीपीयू, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग बताना है। इसी को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, तो सीपीयू का फुल फॉर्म बताओ आप लोग। क्वेश्चन, एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 28 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं, कर सकते हैं। एक्स ने अकेले कार्य करना शुरू किया, यानी कि अभी वाई नहीं आया, केवल एक्स काम कर रहा है, और 4 दिन बाद वाई उसके साथ कार्य में शामिल हो गया। 4 दिन तक तो केवल एक्स अकेले करता रहा, 4 दिन के बाद जैसे ही 5वां दिन आया तो वाई भी आ गया, कह रहा है मैं भी कराऊंगा। तो कार्य पूरा होने तक उसके साथ कार्य किया, भाई जब तक काम पूरा नहीं हो गया तब तक वो वाई लगा रहा साथ में एक्स के। कार्य कितने दिन तक चला, यानी कि कुल काम शुरू से लेकर अंत तक कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो पहले तो इनकी क्षमता निकाल लो। तो एक्स जहां पर लिखा है, एक्स करता है कितने दिन में, 28 दिन में, और वही वाई करता है कितने दिन में,
ये करता है 20 दिन में। तो अगर 20 और 28 का आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 140। ठीक है, अगर इसको 140 डिवाइड करोगे 28 से तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यानी कि 5 बार में कटेगा। तो इसकी जो क्षमता हो जाएगी, ये हो जाएगी क्षमता इसकी 5। वहीं इससे 20 से काटोगे तो 2 सत्ते 14, यानी कि 7 हो जाएगी क्षमता। यानी कि x की क्षमता है 5 और y की है 7 है। तो 4 दिन तक अकेले करता रहा कौन, x। तो आप बताओ 4 दिन तक 5 काम करता है एक दिन में x, और 4 दिन तक करता रहा होगा तो कितने काम कर डाला होगा, 20 काम का डाला होगा। और टोटल काम हमारे पास 140 था तो उसमें 20 हटा दो तो कितना बचा, 120 काम बचा। अब 5वें दिन क्या हुआ कि दोनों मिल गए, यानी कि x तो 5 काम पहले से कर ही रहा था और इसके बाद y भी आ गया। y क्षमता कितनी थी, 7, तो 7 क्षमता इसकी, इससे अब काम होने लगा। तो कितना हो जाएगा, ये 120 बटे में 7 5 12, 12 से 12 कटा तो आ गया 10। तो 10 दिन दोनों ने मिलकर काम किया और 4 दिन अकेले काम किया था किसने, x ने। कह रहा है कितने दिन तक काम चला, तो काम पहले चला 4 दिन और ये चला 10 दिन, तो टोटल कितने दिन हो गए, 14 दिन काम चला। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, तीसरा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। यहां से आप देख सकते हो। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। तो देखो ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले सूरत में खोली थी कंपनी, ऑप्शन चौथा करेक्ट आंसर है। अब देखो अगर पूछ लिया जाए कि कब खोली थी कंपनी, तो उन्होंने 1613 ईस्वी में खोला था। ठीक है, 1613 में खोली थी अपनी पहली कंपनी सूरत शहर में। अच्छा आप लोग बताओ कि सूरत जो शहर है वो कौन से राज्य में पड़ता है, आप लोग बताना किस स्टेट में आता है सूरत जो है। नेक्स्ट, यदि x अनुपात y बराबर 4:3 है तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब अनुपाते x क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान ज्ञात करिए, इसको बताना है। तो सिंपल है कि जहां पर भी x लिखा है फॉर्मूले पे मत जाओ, तो जहां पर x लिखा है वहां हम 4 लिखेंगे और y की जगह में लिखेंगे 3। जैसे x की वैल्यू है यहाँ पर 4 और y की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर कितनी, 3। चलो लिखते हैं इसमें, तो x क्यूब हो जाएगा, x क्यूब मतलब 4 का क्यूब, इसको थोड़ा ऊपर से लिखता हूं ताकि जगह बची रहे। तो ये हो जाएगा क्यूब, माइनस वाई क्यूब मतलब 3 का क्यूब। ठीक है, पहले आप इसको ही सॉल्व कर लो, 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा, माइनस 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा। चलो उसको भी कर लो, आप कहेंगे आधा आधा क्यों। एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का मतलब देखो जैसे यहाँ पर क्यूब निकाला था यहाँ भी क्यूब निकालेंगे तो आएगा तो 64 ही ना, यहाँ पर भी 64 आएगा, बस यहाँ पर प्लस था यहाँ माइनस, तो इसका मतलब प्लस लगा के 27 हो जाएगा। बस आपको कैलकुलेशन दोबारा नहीं करना है। अब देखो यहाँ पर जरा 64 में आप 27 हटा दो तो 14 में 7 गया तो 7 आएगा और 5 में से 2 गया तो 3 यानी कि 37। और यहाँ पर देखो 7 4 11 6 2 8 1 9 यानी कि 37 91 आएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ है, तीसरा वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो। अगला है अंक 2 3 4 5 0 5 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो ये नंबर दे दिया है, इस पे बताना है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो जब सबसे छोटी संख्या बताना हो तो जीरो कहीं पर लिखा हो तो आप उसको आगे जीरो नहीं रखोगे। जैसे मान लो अगर कह देता हूं मैं जीरो में कॉमा हटा दो, अगर ये लिखूंगा तो आप इसको क्या पढ़ोगे, 12 ही तो पढ़ोगे, तो जीरो का यूज कहाँ हुआ, नहीं हुआ ना। तो इस वजह से जब सबसे छोटी संख्या लिखेंगे तो जीरो छोड़ दो। अब बताओ सबसे छोटी संख्या क्या है इनमें से, तो आप कहोगे 2, तो आप लिख दो 2। अब जीरो को लिखो, जीरो को आगे नहीं लिख के सेकंड नंबर पे लिखें। इसके बाद उससे बड़ा नंबर कौन सा है, 3, यानी कि हमें आरोही क्रम में जाना है। फिर आएगा 4, फिर आएगा 5, इस क्रम पे हम लिखेंगे। तो कितना है 20 345, तो 20 345 ऑप्शन नंबर लास्ट वाला करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर ये बोल देता कि सबसे बड़ी संख्या बनाओ, तो सबसे बड़ी संख्या में आप सबसे पहले लिखते जो सबसे बड़ा नंबर होता है। जैसे मान लो 5 है तो पहले 5 लिखते और फिर इसके बाद 4 3 2 फिर जीरो, यानी कि जीरो को सबसे लास्ट में रखते हैं जब सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, और सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो उसको सेकंड नंबर पे रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों ढाका में। तो ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ढाका कहाँ की राजधानी है, ये है बांग्लादेश की। ठीक है, आप याद रखना बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ठीक है, और इसकी स्थापना की बात करी जाए, हो सकता है अगली बार पूछ ले, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर, हालांकि इतना एग्जैक्ट तो मुश्किल ही पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है सन, तो 1906 में हुई थी। लिख लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर
6 को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रम बैंड में खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना है? तो ये है दोस्तों एस्ट्रोसैट। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ये उस समय ज्यादा हाईलाइटेड हो जाते हैं जब ये लॉन्च होते हैं और उस वक्त कोई पेपर होता है, ठीक है, और बाद में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि हाईलाइटेड नहीं रहते हैं। तो अब 2024 और 25 के हिसाब से अगर कोई हाईलाइटेड है तो वो उनको आप याद रखना, ठीक है। अगर आगे मिलता है तो मैं बताऊंगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो मिलते हैं उनको मैं डायरेक्टली छोड़ा ही देता हूँ डायरेक्ट। तभी आप कभी कभी देखते होगे कि एक दो क्वेश्चन मिस हो जाते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं जानबूझ के छोड़ देता हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो आपका। एक दर्जी 1 मीटर कपड़े के 5 टुकड़े कर सकता है, यानी कि अगर वो 1 मीटर उसके पास कपड़ा है तो 5 टुकड़े कर देगा। उसके पास अगर 57.6 मीटर कपड़ा है तो वह इस कपड़े के कितने टुकड़े कर सकता है? ये बात ठीक उसी प्रकार से है कि अगर 1 रुपए में 5 टॉफी मिल सकती हैं तो इतने रुपए में कितनी टॉफी मिल सकती हैं? तो बस आप डायरेक्ट जो भी लिखा है 57.6 गुणा करा दीजिए। ये 6 है। अगर उल्टा पड़ रहा है तो आप इसको ऐसे कर लो। माफ कीजिएगा, पॉइंट यहाँ पर नहीं यहाँ पर आएगा, मैं इसको हटा के लिखता हूँ सही से। ये 57.6 ऐसे है, ठीक है। आप इसको सीधा करके ऐसे लिख लीजिए 57.6 गुणे में 5, तो 5 6 30, 5 7 35 और 3 हो गया 38, पचम 25 और 3 हो जाएगा 28। तो ये हो जाएगा 28। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट की यहाँ लगा दो, तो पॉइंट के बाद 0 है, कोई फर्क नहीं, हम केवल 288 बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर चौथा ही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पहले इनको पढ़ते हैं। साहिल और रोहन हॉकी या बेसबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं। देखो इसमें जब कभी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप सबसे पहले ये देखा करो कि इसमें खेल कौन कौन से दिए हैं, तो उन सारे खेलों के आप नाम नोट कर लो। तो जैसे देखो यहाँ पर दिया है हॉकी, बेसबॉल, और यहाँ पर बेसबॉल है, फुटबॉल है, तो ऐसे करके आप नोट कर लो, बार रिपीट नहीं करना, अलग अलग खेलों के नाम नोट करने हैं। अब इनके हमें नाम भी नोट कर लेने हैं जो बोला जा रहा है। जैसे कह रहा है साहिल और रोहन हॉकी व बेसबॉल खेलते हैं, तो साहिल और रोहन को हॉकी में भी लिखेंगे और बेसबॉल में भी लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो मैंने नोट कर दिया। आगे कह रहे हैं गौतम, साहिल और महेश फुटबॉल व बेसबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं, तो फुटबॉल में और बेसबॉल में दोनों के नाम लिखने, यानी कि दोनों में नाम लिखने गौतम, साहिल और महेश के, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है शॉर्ट में गौतम, साहिल और महेश ऐसे करके यहाँ पे लिख दिया है। आगे कह रहा है यहाँ पर कौशल और गौतम क्रिकेट व वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी, यानी कि क्रिकेट वॉलीबॉल में कौशल और गौतम को लिखना है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान दो यहाँ पर क्रिकेट दिया है, लेकिन यहाँ पर वॉलीबॉल, हॉकी और बेसबॉल बताना है, क्रिकेट नहीं बताना, तो क्रिकेट वाला आप छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, उसका कोई फर्क नहीं। वॉलीबॉल पे आप लिखिए कौशल और गौतम, ठीक है। आगे देखो कौशल और रोहन हॉकी व वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं। कौशल रोहन दोनों हॉकी में पहले देखिए, तो हॉकी ये है और रोहन तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, कौशल नहीं लिखा, तो आप यहाँ पर कौशल लिख दो, ठीक है। कौशल को शॉर्ट में लिख देता हूँ। वहीं पर आगे कह रहा है यहाँ पर वॉलीबॉल में भी कौशल रोहन होना चाहिए, तो कौशल रोहन, देखो यहाँ रोहन नहीं लिखा है तो आप रोहन लिख लो यहाँ पर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि वॉलीबॉल, हॉकी और बेसबॉल का अच्छा खिलाड़ी है कौन, यानी कि तीनों में कॉमन होना चाहिए, वॉलीबॉल, हॉकी और बेसबॉल में। चलो देख लेते हैं इन तीनों में देखो कॉमन क्या है। तो अगर मैं साहिल साहिल करता हूं तो यहाँ साहिल नहीं मिलेगा वॉलीबॉल में। अगर कौशल को लेके चलता हूं तो कौशल ऊपर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा, बेसबॉल में यहाँ मिल जाएगा। तो बचा हमारे पास कौन, ये बचा है रोहन, क्योंकि रोहन यहाँ पर भी है और रोहन यहाँ पर और यहाँ पर भी है, तो रोहन तीनों खेल में मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी कोड भाषा में फर्नीचर को ऐसे लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में फाउंटेन्स को हम क्या लिखेंगे? तो पहले ध्यान से देखो, ये लिखा है FUR, यहाँ लिखा है RUF, यानी कि इसका उल्टा कर दिया गया है। FUR था, वैसे 3 लेटर उसको पलट दिया गया है, ठीक है। RUF लिख दिया गया, देखो RUF। आगे देखो NIT लिखा था यहाँ पर, और यहाँ पर देखो TIN लिख दिया, यानी कि इसको भी पलट दिया है। यहाँ URE लिखा है, यहाँ पर ERU लिख दिया है, ERU, ऐसे हमें पलटना है। तो फाउंटेन को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अब इनको 3 लेटर उठाओ, इनको पलट दो। पहले क्या लिखेंगे UOF, ठीक है। अब यहाँ देख लो किसी ऑप्शन में मिल रहा है क्या, तो देखो UOF यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, ये फिक्स हो गया कि कोई एक सही है हमारा। आगे भी हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि दोनों में कॉमन है। अगले देखो NTA, तो इसका उल्टा करेंगे तो A
फिर लिखेंगे ये वाला टी और इसके बाद आ जाएगा एन। तो OUF था, ATN देख लो कहाँ लिखा है, तो ATN यहाँ है, यहाँ पर NTN लिखा है, बस ये तो गलत हो गया, यही सही हो जाएगा। हमें पूरा मैच करना ही नहीं, शॉर्ट तरीके से करना है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया, मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं पूरा ही बता देता हूँ आपको, लेकिन आप पेपर में ऐसा नहीं करोगे, डायरेक्ट आप पहले स्मार्ट तरीके से सॉल्व करोगे। यूनिक लेटर मिल गया, आप आगे बढ़ जाना, ठीक है। आगे देखो INS, तो इसका उल्टा SNI, तो बस मैच कर लो पूरा। तो देखो SNI मिल रहा है, SNI मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके DNA में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। यानी कि इस जो हम ये अनुमान लगाते हैं, इस अनुमान को हम क्या कहते हैं, ये आणविक जातिवृत्त कहते हैं, मॉलिक्यूलर जो यहाँ पर फाइलोजेनी है इसको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, सोहन ने अपने खर्चों में 25% की कमी कर दी, बाद में उसने खर्चों में 10% की और कमी कर दी, यानी कि पहले 25% कम करा, फिर इसका 10% और कम कर दिया, तो उसके खर्चों में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो देखो जब कभी कमी और कमी दो बार आ जाए, ठीक है, कमी लिया हो फिर कमी दोबारा लिया हो, जैसे पहले बार में कमी हो रही 25%, ठीक है, और दोबारा वाले में कितनी हो रही 10% की, तो आपको फार्मूला लगाना है एक्स, ये x माइनस का y और प्लस का XY अपान में 100 लिखना है। अब x का मतलब है पहली वाली कमी, तो -25 है, कमी मतलब 25, और माइनस दूसरी वाली यानी कि 10, प्लस लगा दो XY मतलब 25 गुणे में 10 करेंगे, तो ये हो जाएगा 25 गुणे में 10 और नीचे आ जाएगा कितना 100, तो 25 10 35, तो माइनस का 35 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर 0 से 0 काट दो, तो ये कितना आ जाएगा 2.5, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे ना यहाँ से, तो प्लस का आ जाएगा 2.5, यानी कि 35 में से आप 2.5 हटा दो क्योंकि प्लस माइनस है, या नहीं कर पा रहे हो तो आप ऐसे कर लो 35.00 और यहाँ पर आप कर लीजिए 2.5, ठीक है। तो 10 में से 5 गया तो 5 पॉइंट लगा दीजिए, 4 में से 2 तो 2 आएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा। प्रतिशत लगाना है, कमी हो रही क्योंकि माइनस ज्यादा बड़ा है तो कमी ही पूछा है, यहाँ कहीं हालांकि साइन तो नहीं दिया है, कमी दे दिया है पहले ही, तो 32.5 हो जाएगा, ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, देख सकते हो। The HCF and LCM of two numbers are 60 and 420 respectively, यानी कि HCF दिया है 60 और LCM दिया है 420, ठीक है। इफ द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड, दो नंबर दिए होंगे, एक x है दूसरा y है, पहले नंबर को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो कोटेंट इज 60 बचता है, तो द सेकंड नंबर इज बताना है। यानी कि अगर ये कह दिया जाए कि हम नंबर को 2 से भाग देते हैं, मान लो x नंबर है 2 से भाग दिया तो कोटेंट आएगा हमारे पास 60, तो जब हम ये वैल्यू पता करनी होती है हमको, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोटेंट इंटू जो डिवाइडर होता है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी कि 60 इंटू में 2 बराबर 120, इसका मतलब जो हमारा नंबर है कितना है 120 है, तो एक संख्या तो पता चल गई कि 120 है, तो पहली संख्या हो गई 120, दूसरी हमें नहीं पता है तो दूसरी x मान लो, ठीक है, या ऐसे कर लो, आप कंफ्यूज नहीं होना, इसको x रहने दो और दूसरी वाली 120 मान लो कि हमने ये निकाला। अब हमारे पास फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू में HCF, यहाँ से आप लगा दो, पहली संख्या x नहीं पता है, दूसरी 120 है, बराबर LCM कितना दे के रखा है 60, HCF है 60, LCM है 420, तो 420 गुणे में HCF यानी कि 60, बस आप देख लो इसको, तो 60 दूनी 120 होता है 2, तो x बराबर हो जाएगा 420 बटे में 2, ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 एक कम यानी कि 210, तो x की वैल्यू आ जाएगी 210, सही उत्तर हो जाएगा। अब वही बताना था हमें सेकंड नंबर क्या है, तो सेकंड नंबर 210, ऑप्शन चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि MNF के संस्थापक कौन थे। तो मिजो नेशनल फ्रंट के जो संस्थापक थे दोस्तों, ये थे यहाँ पर लाल ढेंग, ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछ लिया जाए किसकी संस्थापक तो थे लेकिन स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 22 अक्टूबर और 1961 को याद रखना आप, ठीक है। मिजो नेशनल फ्रंट की स्थापना 1961 में 22 अक्टूबर को। अच्छा आप लोग बताओ जरा यहाँ पर कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, तो 2 अक्टूबर में किस और महान पुरुष की जयंती मनाई जाती है गांधी जी के अलावा, ठीक है। निम्न में से कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है, तो यह देखो USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीरात,
ये ऑप्शन इसका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक से ज्यादा टाइम जोन करता है, ठीक है। और यहीं पर अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा जो टाइम जोन वाला देश है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों फ्रांस। इसमें कुल कितने टाइम जोन है, कुल 12 टाइम जोन है, क्योंकि अलग अलग द्वीप समूह फैले हुए हैं इसके अलग अलग क्षेत्र में, तो ये कई सारे टाइम जोन यानी कि 12 जो कि सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश है। इसके बाद अगर हम बात करें कि रूस, रूस में कितने हैं, 11 टाइम जोनों में बटा हुआ है जो रूस है, ठीक है। भारत तो एक ही में टाइम जोन में है, तो इसमें ये याद रखना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो सबसे बड़ी वैल्यू होती है दोस्तों योटाबाइट। तो ऑप्शन चौथा करेक्ट आंसर है, तो ये योटाबाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक लिखा है पेटाबाइट, यानी कि पेटाबाइट को शॉर्ट में बोलते हैं पीबी। एक पेटाबाइट में होता है 1024 टीबी, टीबी मतलब टेराबाइट होता है, ठीक है। और अगर मैं एक टेराबाइट की बात करूं कि 1 टीबी, 1 टेराबाइट में क्या होता है, कितने जीबी होता है, तो 1024 जीबी। जीबी तो आप जानते होंगे, तो 1024 जीबी मिल करके 1 टेराबाइट बनाते हैं। और आपको पता होगा कि यहाँ पर 1 जीबी जो होता है ये कितने के बराबर होता है, 1024 MB के बराबर होता है, ठीक है, एमबी के। और वहीं पर 1 MB किसके बराबर होता है, तो ये 1024 KB के बराबर होता है, किलोबाइट, ठीक है। याद रखना आप इन सब चीजों को आप नोट कर लो, क्योंकि अगली बार हो सकता है पूछ लिया जाए। अगर आप इनकी वैल्यू पता है तो आप आराम से बता लोगे। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, तो ये है दोस्तों स्प्राइट्स। ऑप्शन चौथा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ये स्प्राइट्स है, ठीक है। तो आज हमने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं 25 तक के, और इसके आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर पहली लिंक होगी, उस पर लिखा होगा अगला पार्ट, आगे लिंक होगी, तो लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आप ये सारे देख पाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों अगर आपने ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर हमने करवा दिए हैं, और प्लेलिस्ट भी अलग से हमने बना दिया है, तो वहां से आप देख सकते हो। सारे पार्ट्स आपको सीरियल वाइज लगे मिल जाएंगे। साथ ही एनटीपीसी के बहुत सारे पार्ट्स करवाए हैं, जैसे कि 157 पार्ट आप देख रहे हैं, तो इससे पहले 156 पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आपने इन पिछले पार्ट्स को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में देख लेना, सारे पार्ट्स हमने 1 2 3 क्रम से लगा दिए हैं, तो आप आसानी से देख पाओगे। तो कोई भी पार्ट अगर आप देख रहे हो उसका अगला पार्ट चाहिए होगा, तो आपको बैक आने की आवश्यकता नहीं है। उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में आप चेक कर लीजिए करिए, लिखा होगा अगला पार्ट, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आगे वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। कोई सा भी पार्ट लेंगे उसके आगे वाले पार्ट की लिंक हमेशा उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लिया करिए, ठीक है। तो उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स करिए, आपका रिप्लाई देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियोज को सबसे पहले देख पाएं। तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, क्लिक करिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।